ऑलराइट बच्चों, तो अब हम लोग बात करते हैं यार कि अगर मॉलिक्यूल में कोई लोन पेयर है तो किस तरीके से उन रेगुलर ज्योमेट्रीज के बेसिस पर, जो हम लोग ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इस लेक्चर के पहले पार्ट में, उनके बेसिस पर कैसे हम लोग लोन पेयर वाले केसेस को हैंडल कर सकते हैं, कैसे उनका शेप डिसाइड होता है। अब हम लोग आ जाते हैं लोन पेयर के केस पर। अगर मान लीजिए भाई कंपाउंड के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर, सेंट्रल एटम के पास सारे के सारे बॉन्डिंग ही नहीं, कुछ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं, नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट हैं, तो उस केस में फिर हम लोग मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसे डिसाइड कर सकते हैं। चलिए, ये काम आपको वैसे खुद ही करना है। ये काम शुरुआत में मैं आपको एक दो एग्जांपल समझाऊंगा और फिर आप लोगों को भाई खुद से पेन पेपर लेकर के मेरे साथ साथ मॉलिक्यूल की ज्योमेट्रीज निकालनी होंगी, निकालनी चाहिए आप लोगों को। अगर भाई सीखना है तो फिर इस तरीके से आपको करना चाहिए। शुरुआत के मैं एक दो केसेस समझा रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाए, उसके बाद फिर मैं जो भी मॉलिक्यूल यहाँ डिस्कस करूँगा वो आप लोग साथ साथ में खुद से भी करते चलिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग अगर लोन पेयर प्रेजेंट हैं किसी कंपाउंड में, तो उसकी ज्योमेट्री बच्चों कैसे डिसाइड की जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो भी सेंट्रल एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर या स्टेरिक फैक्टर डिसाइड करते हैं, है ना। कोई भी मॉलिक्यूल होगा और उसमें कोई ना कोई सेंट्रल एटम होगा और उस सेंट्रल एटम का हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर, आप चाहे बोल लीजिए, चाहे आप इसको स्टेरिक फैक्टर के नाम से बुला लीजिए, ये हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक। अब ये है क्या, स्टेरिक फैक्टर क्या है, पहले तो ये समझ लिया जाए। स्टेरिक फैक्टर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, है ना भाई। मतलब जैसे कि किसी का मॉलिक्यूल में भाई 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 लोन पेयर्स हैं, तो उसका स्टेरिक फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 + 2 4। 3 बॉन्डिंग पेयर्स हैं, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, अगेन 3 + 1 4। स्टेरिक फैक्टर सही नहीं रहा फिर से, है ना। तो स्टेरिक फैक्टर सबसे पहले जो भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसका हम लोग स्टेरिक फैक्टर डिसाइड करते हैं। कैसे, उसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते समय फिर से मैं याद दिला दूं, ध्यान रखिएगा, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सब के सब एग्जैक्टली सेम होते हैं, सब में एक ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हम लोग काउंट करते हैं। और साथ में नंबर ऑफ लोन पेयर्स, इनके कॉम्बिनेशन से हम लोगों को कंपाउंड का स्टेरिक फैक्टर मिलेगा। और फिर उस स्टेरिक फैक्टर के बेसिस पर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हम लोग डिसाइड करते हैं। चलिए, है ना, हम लोग एक एक करके अब काम शुरू करते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। जैसे कि सबसे पहले हम लोग अगर स्टेरिक फैक्टर 3 का केस समझें, यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल जिसका स्टेरिक फैक्टर 3 है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर्स दोनों का समेशन 3 आना चाहिए। तो इसका देखो यार, एक केस बच्चों हम लोग ऑलरेडी रेगुलर ज्योमेट्री में डिस्कस कर चुके हैं। AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर 2 चीज़ें देखेंगे, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर क्या है हर एक मॉलिक्यूल का और उसका शेप क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए, तो AB3 ये जो रेगुलर ज्योमेट्री है बच्चों, अब देखिए अगर आपने ध्यान दिया हो तो रेगुलर ज्योमेट्री में हम लोगों ने शेप वाला केस डिस्कस ही नहीं किया था। क्यों? क्योंकि रेगुलर ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की दोनों चीज़ें एक्जैक्टली सेम रहती हैं, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, शेप भी सेम होगा। AB3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी ट्राइगोनल प्लानर होता है और शेप भी ट्राइगोनल प्लानर ही होगा। तो AB3 का स्ट्रक्चर और शेप दोनों ही सेम है, दैट इज ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर। और बच्चों कोई भी कंपाउंड जिसका स्टेरिक फैक्टर 3 होगा उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होने वाला है। स्ट्रक्चर जो है वो स्टेरिक फैक्टर के बेसिस पर डिसाइड होता है, भले उसमें कितने भी बॉन्ड पेयर हो, कितने भी लोन पेयर हो, उसमें स्ट्रक्चर हर एक का सेम रहेगा। कोई भी मॉलिक्यूल जिसका स्टेरिक फैक्टर 3 आएगा उसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लानर ही होगा। स्ट्रक्चर का मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों मिल करके इस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ही अरेंज होंगे, इसको हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रक्चर, है ना। मतलब स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों का जो स्पेस में अरेंजमेंट है उसको कंबाइंडली बोला जाता है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। और स्टेरिक फैक्टर अगर सेम है 2 मॉलिक्यूल्स का तो उनका स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा ही रहेगा, भले ही शेप अलग अलग हो लेकिन स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब AB3 के बाद अगर हम लोग AB2E की बात करें, E मतलब लोन पेयर,
पहले सिर्फ बॉन्ड पेयर ही थे, अब मैंने क्या किया, एक बॉन्ड पेयर की जगह पर एक लोन पेयर को रख दिया। स्टेरिक फैक्टर तो बच्चा अभी भी वही है, कितना, 3 ही है, राइट। अब 3 अगर स्टेरिक फैक्टर है मतलब स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, दैट इज ट्राइगोनल प्लानर। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ कि स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लानर है, दैट मीन्स ए के चारों तरफ ये तीनों के तीनों एंटिटीज़, 2 बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर, ये तीनों के तीनों एक ट्राइगोनल प्लानर अरेंजमेंट में होंगे। इस तरह का अरेंजमेंट बनेगा बॉन्ड पेयर्स का और लोन पेयर्स का। अब लेकिन बस शेप में क्या भाई, शेप में एक सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान रखना है, शेप में हम लोग लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। शेप इज़ डिसाइडेड ओनली बाय द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग पेयर्स। तो जैसे कि अब देखो, अगर मान लीजिए भाई ये ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री थी, इसमें से आप लोन पेयर को भूल जाइए, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, है ना, मान लीजिए कि ये है ही नहीं यहाँ पर, तो अब ये जो बचा हुआ यहाँ पर आपको ज्योमेट्री दिखाई पड़ रही है, इसी को बोला जाता है शेप। अब जैसे इस केस में ये जो बची हुई ज्योमेट्री है, ये बेसिकली क्या है, बेंड शेप। तो इस मॉलिक्यूल का AB2E टाइप का कोई भी मॉलिक्यूल है, उसका स्ट्रक्चर तो ट्राइगोनल प्लानर होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक दूसरे से ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग अरेंज होंगे, लेकिन इसका जो शेप है दैट विल बी बेंट शेप। बेंट शेप, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को अगर आप ध्यान से सोचो, अभी देख लेते हैं भाई सल्फर डाइऑक्साइड का केस। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, मतलब 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, और एक यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक यहाँ पर क्या है, लोन पेयर। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ऊपर वाला केस है बच्चों। तो इसका शेप क्या होगा, स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लानर होगा, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में 120 ऑलमोस्ट 120 पर अरेंज होंगे, वो भी अभी डिस्कस करते हैं, है ना। और लेकिन इसका जो शेप है दैट विल बी बेंट शेप। अब शेप में क्या लोन पेयर का बिल्कुल कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं है, होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उसका इफेक्ट दिखाई पड़ता है। वो नहीं दिखाई पड़ेगा लेकिन उसका इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। कैसे, तो भाई देखिए, अगर आइडियल ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री की बात की जाए, आइडियल मतलब जिसमें तीनों बॉन्ड पेयर हैं ऑफ कोर्स, उसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है, लेकिन इस बेंट शेप में इन दोनों एटम्स के बीच का, दोनों BAB ये जो बॉन्ड एंगल है, इसकी वैल्यू डेफिनेटली 120 से कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होने वाली। इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री से कम हो जाएगा। किसकी वजह से, लोन पेयर की वजह से। अगर आप देखो भाई, तो अब ये लोन पेयर क्या, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन चल रहा होगा, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन कर रहा होगा, और दूसरी तरफ से बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी चल रहा है, लेकिन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर, दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। और ये स्ट्रॉन्ग है इसलिए क्या करेगा, बॉन्ड को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, है ना। जो बॉन्ड एंगल भाई पहले आपको 120 का दिखाई पड़ रहा था, वो अब लोन पेयर की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा। तो इसलिए बॉन्ड एंगल की वैल्यू इसमें 120 डिग्री से कम होगी। ये लोन पेयर का इफेक्ट इस ज्योमेट्री में देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के भाई देखिए, इसके आगे भी हम लोग केस डिस्कस कर रहे हैं अभी, लेकिन बेसिक चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि स्ट्रक्चर स्टेरिक फैक्टर के बेसिस पर डिसाइड होता है। स्टेरिक फैक्टर अगर सेम है तो स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आने वाला, लेकिन शेप में हम लोग लोन पेयर्स को कंसीडर नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर से ही डिसाइड होता है। ठीक, अब जैसे हम लोग सपोज नेक्स्ट स्टेरिक फैक्टर 4 के केसेस अगर डिस्कस करें, स्टेरिक फैक्टर 4, तो स्टेरिक फैक्टर 4 का एक केस जो रेगुलर ज्योमेट्री है वही स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर हम लोगों ने ऑलरेडी AB4 का डिस्कस किया था, एंड दैट इज टेट्राहीड्रल। टेट्राहीड्रल जिसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्रीज का होता है, राइट। इसमें दोनों ही टेट्राहीड्रल ही होंगे, टेट्राहीड्रल, शेप भी और स्ट्रक्चर भी। अब इसमें जरा लोन पेयर डाल के देखते हैं। सपोज मैंने एक बॉन्ड पेयर को एक लोन पेयर से रिप्लेस कर दिया, AB3E। चलिए अब देखा जाए। तो बच्चों, हम दो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री को देखने का एक तरीका ये है कि टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री में 3 बॉन्ड जो हैं वो तो आपको एकदम क्या, ट्राइगोनल पिरामिड के फॉर्म में दिखाई पड़ेंगे। कोई भी 3 लीजिए आप, चारों की चारों पोजीशंस आइडेंटिकल हैं, वो मैं बार बार मेंटेन कर रहा हूँ, है ना। कोई भी 3 पोजीशन लीजिए, 3 पोजीशन से क्या बनेगा, एक पिरामिड बनेगा, इस तरीके का एक पिरामिड बनेगा।
और एक पोजीशन इस पिरामिड के एकदम ऊपर की तरफ इस तरीके से एक्सियल टाइप की आपको दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पर मान लीजिए भाई किसी भी एक पोजीशन पर चारों आइडेंटिकल हैं, तो कहीं पर भी एक लोन पेयर रख दीजिए। यहाँ मैंने एक लोन पेयर रख दिया है ना, एक लोन पेयर मैंने यहाँ पर रख दिया। तो स्ट्रक्चर तो भाई इसका टेट्राहीड्रल ही है, नो डाउट अबाउट इट, कि ये जो चारों के चारों हैं बॉन्डिंग पेयर्स और लोन पेयर्स मिल करके एक टेट्राहीड्रल का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन अगर अब हम लोग केवल बॉन्ड पेयर को देखें तो मैंने अभी टेट्राहीड्रल का डिस्क्रिप्शन आपको क्या बताया कि 3 बॉन्ड एक पिरामिड में होते हैं और एक चौथी पोजीशन एक्सियल टाइप की होती है। तो भाई यहीं पर मैंने लोन पेयर को रखा, इसको आप भूल जाइए, हट गया ये। अब क्या बचा यहाँ पर, क्या बचा, पिरामिड बचा। तो इसलिए इसका शेप क्या होगा, पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, है ना। फॉर एग्जांपल अमोनिया, अमोनिया बिल्कुल यही केस है, अमोनिया बिल्कुल सेम यही केस है। NH3, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में लगे हुए हैं और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉन बॉन्डिंग यानी कि लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये बच्चों जो ज्योमेट्री है दैट इज ट्राइगोनल पिरामिडल। अमोनिया की ज्योमेट्री, सॉरी अमोनिया का शेप ट्राइगोनल पिरामिडल आएगा। अगेन लोन पेयर का क्या इफेक्ट दिखाई पड़ेगा सर, बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। लोन पेयर की वजह से अब कोई भी एक बॉन्ड ले लीजिए भाई, किसी भी एक बॉन्ड के ऊपर लोन पेयर का भी रिपल्शन लग रहा है और साथ में बॉन्ड पेयर का भी रिपल्शन लग रहा है। लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन स्ट्रांग है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन वीक है। अगेन क्या होगा, बॉन्ड थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। अमोनिया का बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, लेकिन होता कितना है 107 डिग्रीज, 107 डिग्रीज, है ना। और ये बॉन्ड एंगल जो कम हो रहा है ये किसकी वजह से कम हो रहा है, लोन पेयर की वजह से कम हो रहा है। एक लोन पेयर आ गया इसलिए। सिमिलरली आप Ab2E2 का केस ले लीजिए, Ab2E2 अगेन स्ट्रक्चर में तो कोई चेंज नहीं होने वाला, टेट्राहीड्रल ही है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, एक और बॉन्ड पेयर को हटा करके यहाँ पर हमने सपोज एक लोन पेयर लगा दिया, एक और बॉन्ड पेयर को रिप्लेस किया और उसकी जगह क्या लगा दिया हमने, एक लोन पेयर और अरेंज कर दिया। अब यार ये दोनों लोन पेयर को आप भूल जाइए, ये क्या बचा, वी शेप या बेंट शेप, बिल्कुल वही सेम जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। लेकिन ध्यान रखना भाई दोनों बेंट शेप में डिफरेंस है। ये बेंट शेप ट्राइगोनल प्लानर से आया है, इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से थोड़ा सा कम होगा। ये बेंट शेप टेट्राहीड्रल से आ रहा है, तो इसमें दोनों लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से थोड़ा सा कम होगा, है ना। इसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से कम होगा, इसमें 120 से कम होगा। फॉर एग्जांपल वाटर का आप एग्जांपल ले लीजिए, वाटर बिल्कुल एकदम परफेक्ट एग्जांपल है इस केस का। Ab2E2 वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर्स और बाकी दोनों बॉन्ड पेयर्स। तो अब ये सब मिलकर के एक बेंट शेप का फॉर्मेशन करेंगे और वाटर में जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 104.5, अमोनिया से भी कम है इसमें बॉन्ड एंगल। क्यों कम है, क्योंकि भैया अब 2 लोन पेयर आ गए, बॉन्ड के ऊपर अब 2 लोन पेयर्स का रिपल्शन काम कर रहा है, तो इसलिए बॉन्डिंग एंगल क्या होगा, और भी कम हो जाएगा। 104.5, अमोनिया में 107 था, यहाँ पर कितना हो गया 104.5। तो इसमें भी Ab2E2 के केस में भी क्या बनेगा, बेंट शेप का ही फॉर्मेशन होगा, बेंट शेप। वाटर इसका एग्जांपल है। ऑलराइट देन, अब हम लोग बात करेंगे स्टेरिक फैक्टर 5 के बारे में, है ना। ये सारे केसेस भाई स्टेरिक फैक्टर 4 के हम लोगों ने देखे, अब कुछ केसेस स्टेरिक फैक्टर 5 के भी हम लोग देखते हैं। और अब आप लोगों को भाई साथ साथ में खुद भी ट्राई करना चाहिए। हर एक स्टेरिक फैक्टर की बेसिक ज्योमेट्री आपको पता ही है, भाई रेगुलर ज्योमेट्री जो होती है वही उसका स्ट्रक्चर होता है और उसी के बेसिस पर मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड होता है। तो जैसे अब स्टेरिक फैक्टर 5 का हम लोगों को ऑलरेडी पता है, रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो अब मैं उसको दोबारा से नहीं लिखने वाला, AB5 का हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, इसकी ज्योमेट्री या इसका शेप या इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब इसमें हम लोग अगर एक एक बॉन्ड को सपोज अगर लोन पेयर से रिप्लेस करें, और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इसमें आपको हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने यार जो भी ज्योमेट्रीज डिस्कस की हैं उन सभी में सारे के सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल थे, पोजीशन वाइज सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल थे। लेकिन ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, इसमें सारी पोजीशंस आइडेंटिकल नहीं होती हैं। तो अब जैसे मान लीजिए सपोज पहला केस हम लोगों के पास AB4E,
एक लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर। अब लेकिन लोन पेयर को रखने के लिए अपने पास 2 चॉइसेस हैं। अब इस केस में केवल एक पॉसिबिलिटी नहीं है, अब अपने पास 2 चॉइसेस हैं। या तो हम लोग लोन पेयर को एक दूसरे मतलब इस इक्वेटोरियल पोजीशन पर रख सकते हैं लोन पेयर, बाकी चारों बॉन्ड्स इस तरीके से आ जाएंगे, 2 इक्वेटोरियल पर और 1 एक्सियल पर। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि हम लोग लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पर रखें और बाकी चारों पोजीशंस इस तरीके से अरेंज की जाएं। तो बच्चों अब देखिए यार, सीधे सीधे हम लोगों को बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल देखना है और वीएससी पीआर थियरी का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि रिपल्शन मिनिमाइज होना चाहिए। और रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए आप देखिए, पहली सिचुएशन जब मैंने इस लोन पेयर को यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा हुआ है, तो यार देखिए ये जो लोन पेयर है ये तो इन दोनों बॉन्ड्स के रिस्पेक्ट में तो इसका एंगल 120 डिग्री का है। जनरली हम लोग 90 डिग्री से ऊपर वाले रिपल्शंस को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि पोजीशन ऑलरेडी इतनी दूर है कि उसको कंसीडर करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो लोन पेयर है ये इन दोनों एक्सियल पोजीशंस के साथ जरूर 90 डिग्री पर होगा। इक्वेटोरियल बॉन्ड, हर एक इक्वेटोरियल पोजीशन एक्सियल के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री पर है। तो उसके बेसिस पर मैं बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ पर 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस होंगे इस पर्टिकुलर केस में, जब लोन पेयर को मैंने इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखा है। इन दैट केस देयर आर 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। जबकि अगर हम लोग इस लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पर रख दें तो बच्चों इस एक्सियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में तो तीनों के तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड्स 90 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट है। मतलब इस केस में यहाँ पर 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एग्जिस्ट करेंगे। कहाँ रिपल्शन ज़्यादा है? जब हम लोग एक्सियल पोजीशन पर अगर लोन पेयर को रख रहे हैं तब रिपल्शन ज़्यादा है। दैट मीन्स जो मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड ज्योमेट्री है वो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगी जब हम लोगों ने लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखा है। और ये जो ज्योमेट्री अब बची हुई, मतलब लोन पेयर को भाई हम लोग शेप में तो कंसीडर करते नहीं, स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी इसका हम लोगों को पता चल ही गया, इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। लेकिन शेप, ये जो बचा हुआ शेप है इसको हम लोग बुलाते हैं सीसॉ। अभी आपको शायद ना दिखाई पड़ रहा हो सीसॉ, लेकिन आप इसी को अगर थोड़ा सा इस तरीके से बना लीजिए, ये तीनों के तीनों आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन और बाकी दोनों एक्सियल पोजीशंस, ये आपका परफेक्ट सीसॉ है, सीसॉ का स्टैंड और ये दोनों साइड्स। तो इस ज्योमेट्री को, या जो बचा हुआ ये जो शेप है इसको हम लोग बोलते हैं सीसॉ, है ना। फॉर एग्जांपल भाई SF4 में सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4 बॉन्डिंग में लगे हुए हैं, 1 लोन पेयर बचा हुआ है। परफेक्ट केस है ये AB4E का। तो इसका शेप क्या होगा? सीसॉ शेप होगा। स्टेरिक फैक्टर 5 था, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन एक लोन पेयर होने की वजह से इसका शेप क्या बन गया? सीसॉ। सिमिलरली अब आप AB3E2 एक और बॉन्ड को मैंने लोन पेयर से रिप्लेस कर दिया। तो भाई देखिए, एक लोन पेयर की पोजीशन तो फिक्स हो चुकी है अब ऑलरेडी, पहले हम लोग ऑलरेडी रख चुके हैं। कहाँ पर? इक्वेटोरियल पोजीशन पर हम लोगों ने एक लोन पेयर को रखा था, राइट। अब दूसरा लोन पेयर कहाँ रखा जाए? फिर से 2 चॉइसेस हैं अपने पास, और दूसरा लोन पेयर फिर से, चलिए अच्छा दोनों चॉइसेस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि यार अब ये काम आपको स्वयं करना चाहिए, खुद से करके देखो तभी समझ में आएंगी बातें। तो मान लीजिए मैंने दोनों ही लोन पेयर को इक्वेटोरियल पर रखा, एक ये पॉसिबिलिटी है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है अपने पास जिसमें मैंने एक तो भाई हम लोगों ने रखा ही हुआ था इक्वेटोरियल पर, और दूसरा लोन पेयर हमने रख दिया कहाँ? एक्सियल पर। एक ये सिचुएशन है, दोनों सिचुएशंस। अब दोनों को डिस्कस कर लिया जाए। इसमें देखिए भाई, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इन दोनों बॉन्ड्स के साथ 90 डिग्री पर है, और ये वाला लोन पेयर भी 90 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट है। लेकिन ये दोनों ही लोन पेयर्स एक दूसरे से कितने एंगल पर हैं? 120 डिग्री पर, है ना। जबकि इस केस में दोनों ही लोन पेयर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री मतलब लोन पेयर्स पास पास हैं, और पास पास हैं मतलब रिपल्शन ज़्यादा होगा, है ना। यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन, अगर हम लोग केवल 90 डिग्री तक ही मतलब रिपल्शंस को कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक लोन पेयर रिपल्शन है, क्योंकि ये दोनों ही लोन पेयर्स एक दूसरे से 90 पर हैं। लेकिन इस केस में कोई भी लोन पेयर रिपल्शन नहीं होगा। तो मतलब क्या हुआ इसका? कि दूसरा लोन पेयर भी, दूसरा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाएगा? इक्वेटोरियल पर ही जाएगा। दूसरा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही जाएगा। और इसकी वजह से ये जो ज्योमेट्री बन रही है, ये तो आपको यार दिखाई पड़ ही रही होगी, है ना। इसको अगर आप थोड़ा ऐसे बना लीजिए, तो ये जो ज्योमेट्री है इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? टी शेप।
लोन पेयर को भूल जाओ, लोन पेयर नहीं होता शेप में, ध्यान रखना, लोन पेयर का कोई काम नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर्स का ही काम है शेप में। और ये जो शेप है इसको हम लोग बोलते हैं टी शेप, टी शेप। तीसरा लोन पेयर रख दें, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है स्टेरिक फैक्टर 5 की, एक और लोन पेयर रख दिया जाए Ab2E3। अब आप यार ये खुद से करके देखिएगा, है ना, खुद से, जैसे मैंने पिछले 2 केसेस डिस्कस किए हैं वैसे आप खुद से करके देखिए, मैं आपको फाइनल रिजल्ट बता रहा हूँ। तीसरा लोन पेयर भी इक्वेटोरियल पर ही जाएगा, मिनिमम अगर रिपल्शन रखना है तो तीसरा लोन पेयर भी कहाँ जाना चाहिए, इक्वेटोरियल पर ही जाना चाहिए। और अगर तीसरा लोन पेयर भी इक्वेटोरियल पर गया, तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पर ही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो शेप है, जो ज्योमेट्री बची हुई है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर शेप। दिस इज लीनियर मॉलिक्यूल। हालांकि इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, लेकिन दोनों ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से 180 डिग्री पर प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पर लीनियर केस बनेगा। XeF2 जेनॉन डाइफ्लोराइड परफेक्ट एग्जाम्पल है। 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 में से 2 बॉन्डिंग में चले गए, मतलब 2 बॉन्ड पेयर हैं और 3 लोन पेयर्स बचे हुए हैं। Ab2E3 मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, लीनियर शेप होगा। कोई भी Ab2E3 टाइप का मॉलिक्यूल हो, शेप उसका लीनियर ही होगा, स्ट्रक्चर उसका क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना। तो ये भाई हम लोगों का स्टेरिक फैक्टर 5 के सारे केसेस, ये 3 केस बनेंगे। एक तो ऑलरेडी रेगुलर ज्योमेट्री में हो गया, बाकी ये 3 केस लोन पेयर्स के साथ बनेंगे। अब स्टेरिक फैक्टर 6 की बात कर ली जाए। स्टेरिक फैक्टर 6, अब मान लीजिए भाई स्टेरिक फैक्टर 6, इसका भाई बेसिक ज्योमेट्री है, स्ट्रक्चर क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, है ना। फटाफट कर लिया जाए, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया ये, है ना। तो अब यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर को यदि लोन पेयर से रिप्लेस कर दिया जाए, Ab5E, ऑक्टाहेड्रल में अगेन आपको एटलीस्ट पहला लोन पेयर रखने के लिए तो कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले ही इसी लेक्चर में मैंने पहले भी समझाया कि एक ऑक्टाहेड्रल के केस में 6 की 6 पोजीशंस एकदम आइडेंटिकल ही होती हैं, तो आप जहाँ मना है वहाँ लोन पेयर को रख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, है ना। केवल विजिबिलिटी की ईजीनेस के लिए मैं इसको सपोज़ इस एक्सियल पोजीशन पर अगर रख दूँ, तो ये जो बचा हुआ शेप है बच्चों, ये ऑफकोर्स क्या है यार, स्क्वायर पिरामिडल, है ना। बाई पिरामिडल था, ऑक्टाहेड्रल इज बेसिकली स्क्वायर बाई पिरामिडल। एक एक्सियल वाली पोजीशन हट गई, तो ये जो बची हुई ज्योमेट्री है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल। तो Ab5E टाइप का अगर कोई केस हुआ तो उसमें स्ट्रक्चर जो बनेगा दैट विल बी स्क्वायर पिरामिडल। स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल ही होगा, वो तो भाई चेंज नहीं हो सकता। स्टेरिक फैक्टर अगर फिक्स है तो स्ट्रक्चर तो फिक्स रहेगा ही, इसका शेप स्क्वायर पिरामिडल बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल, है ना। अगर एक लोन पेयर है, 5 बॉन्ड पेयर है तो। और एक लास्ट केस स्टेरिक फैक्टर 6 का, दैट इज Ab4E2। अगर हम लोगों को सपोज एक और लोन पेयर रखना हो, अब सेकेंड लोन पेयर रखने में भाई सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब सारी की सारी पोजीशंस आइडेंटिकल नहीं है। अब इस लोन पेयर के रिस्पेक्ट में 4 पोजीशंस 90 डिग्री पर हैं और एक पोजीशन 180 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट है। और लोन पेयर, ये तो यार मेरे ख्याल से काफ़ी ऑब्वियस है, दोनों लोन पेयर्स के बीच का रिपल्शन मिनिमम अगर रखना है तो बेस्ट पॉसिबिलिटी दूसरे लोन पेयर को भी इस एक्सियल पोजीशन पर ही रख करके अचीव की जा सकती है। सेकेंड लोन पेयर भी एक्सियल पोजीशन पर ही आएगा, मतलब दोनों लोन पेयर कुल मिलाकर के एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पर होने चाहिए। और अब भैया अल्टीमेटली बचा गया बस 4 इलेक्ट्रॉन्स या 4 बॉन्ड्स जो सेम प्लेन में थे, बस वही बचे हुए हैं, तो इनसे एक स्क्वायर का ही फॉर्मेशन होगा और इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर प्लानर। इनको बोला जाता है स्क्वायर प्लानर। XeF4 जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, XeF4 ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, XeF4, है ना। तो बच्चों यार कुल मिलाकर देखो, रेगुलर ज्योमेट्रीज बहुत आसान है, काफ़ी हद तक कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड हैं, आप थोड़ा दिमाग लगाओगे सब याद हो जाएगी। और बाकी फिर आपको ये सब पूरी टेबल मैंने याद करने के लिए नहीं बनवाई है, ये आपको खुद से इनफैक्ट एक बार आपने देख लिया उसके बाद फिर आपको खुद से सारे के सारे केसेस अपने आप से बनाइए, उनकी ज्योमेट्री, उनका स्ट्रक्चर, उनकी पोजीशंस आप खुद से डिसाइड करिए और उसके बाद फिर भाई आप मैच कर सकते हैं, आप कहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं, है ना, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है, ये आप बाद में मैचिंग कर सकते हैं।
तो VSEPR थियरी, इसका मेन काम सिर्फ एक ही है, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को डिसाइड करना। और मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री किस तरीके से, किन फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर डिसाइड होती है, ये हम लोगों ने आज के लेक्चर में डिस्कस किया है। आई होप अब आप लोगों से बेसिकली यार जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी की एटलीस्ट ज्योमेट्री या मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। ऑलराइट, तो ये आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर रोकते हैं, VSEPR थियरी। नेक्स्ट लेक्चर में एक और टॉपिक हम लोग केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर, केमिकल बॉन्डिंग सीरीज़ का ही उठाएंगे, ताकि ये चैप्टर आप लोगों का धीरे धीरे करके कंप्लीट हो सके। ठीक है, चलिए भाई, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और इसी तरीके से प्रोत्साहन करते रहिए।